एचएएल की तरफ से अभी किस वजह से HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट को एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच इंडियन ओशन रीजन में होने वाली पैसेज एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स की ब्रह्मोस इक्विप्ड SU-30 MKI को भी डिप्लॉय किया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से टेस्ट किया जा रहा एक रुस्तम-1 ड्रोन अभी सीआरपीएफ की कंपाउंड वॉल में टकराने के बाद क्रैश हो गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही बड़ी शिप बिल्डिंग फैसिलिटी को ओपन करने का फैसला किया गया है। और अंत में अगर पाकिस्तान की अल खलीद टैंक सच में इतना बढ़िया टैंक है तो वो किस वजह से अल खलीद टैंक को छोड़ के उसकी चाइनीज पेरेंट यानी कि VT4 मेन बैटल टैंक को इंडक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को लेके और पिछले साल एक अपडेट आया था जिसमें यह बताया गया था कि एचएएल अभी अपनी HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट को एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अभी इसको लेके कुछ और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एचएएल की तरफ से इसे एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया है। ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये काफी पुरानी हो चुके हैं और अभी हमारे पास जो किरण एयरक्राफ्ट मौजूद है उसमें से ज्यादातर अपनी सर्विस लाइफ को कंप्लीट कर चुके हैं और ज्यादातर अभी 40 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तो इसको अभी दोबारा सर्विस में शामिल करने को लेके थोड़े सवाल किए जा रहे हैं। पहले ऐसा लगा था कि इनको एचएएल की तरफ से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद इनको सुसाइड मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा या फिर हाई प्रोफाइल मिशन में जब दुश्मन के एरिया में अंदर घुस के कोई स्ट्राइक वगैरह करना होगा तो वैसे सिचुएशन में हमारे रियल एयरक्राफ्ट के साथ इनको ऑपरेट किया जाएगा, जिससे दुश्मन की रडार कंफ्यूज हो जाएगी कि एक्चुअल में वहाँ पे कितने एयरक्राफ्ट हैं और जरूरत पड़े तो इनको रियल एयरक्राफ्ट की तरफ आते हुए किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए शहीद किया जा सकेगा। अभी बताया गया कि एचएएल पहले से ही इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने वाले किरण एयरक्राफ्ट को सेव करके रख रही थी ताकि बाद में इनको AI एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सके और उसके बाद इनको टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्मली अभी हम जब हमारी एयर टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं या फिर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए बंसी ड्रोन को टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किरण एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने के बाद ये बंसी ड्रोन से ज्यादा रियलिस्टिक मैन्यूवरेबल टारगेट बन पाएंगे, जिससे हम बेहतर तरीके से अपने एयर टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग कर पाएंगे। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रही पैसेज एक्सरसाइज को लेके है। आप सभी को कल मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट और भारत की नेवीज के बीच अभी इंडियन ओशन रीजन में एक और पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें यूनाइटेड स्टेट की कैरियर स्ट्राइक ग्रुप थियोडोर रूजवेल्ट के साथ इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट, INS सिविलिक फ्रिगेट और इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MKI और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल ये बताया गया था कि इसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल होने वाला था और इस दौरान नेवल मैन्यूवर्स के साथ एरियल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जाएगा। आज बताया गया कि इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो SU-30 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सभी के सभी ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किए गए थे। यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से थंजावुर की सुखोई स्क्वाड्रन को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया था। अब सभी को याद होगा थंजावुर में जो SU-30 MKI की स्क्वाड्रन डिप्लॉयड है उन सभी को ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया है और इनको मेनली डीप इंडियन ओशन रीजन में किसी भी स्ट्राइक मिशन को करने के लिए तैनात किया गया है, ताकि इंडियन ओशन रीजन में आने के लिए जितने भी चोक पॉइंट्स हैं उन सभी जगहों में आते वक्त चाइनीज वेसल को काउंटर किया जा सके और दुश्मन की रेंज से बाहर रहकर ही हमारे SU-30 MKI एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करके वापस आ सके। इस रास्ते से होते हुए चाइना की ऑलमोस्ट 80% के आसपास ऑयल सप्लाई जाती है और अगर इनको रोक दिया जाता है तो चाइना को काफी परेशानी होने वाली। हालांकि अभी चाइना के पास अल्टरनेटिव रूट भी मौजूद है, लेकिन वो अभी फुली एक्टिव नहीं हुआ है और अब यूनाइटेड स्टेट नेवी के साथ इस तरीके की एक्सरसाइज को करने के बाद भारत को एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिलने के साथ साथ चाइना को एक तरीके से मैसेज भी दिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ये सब जानबूझकर अभी करने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट रुस्तम-1 ड्रोन को लेके ट्विटर में शेयर किए जा रहे कुछ पोस्ट और इमेजेस से पता लगा है कि आज AD की तरफ से ऑपरेट किया जाने वाला एक रुस्तम-1 ड्रोन क्रैश हो गया है। बताया गया कि इसे सीआरपीएफ की तरफ से इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था और नॉर्मली जो नक्सल अफेक्टेड एरिया होते हैं वहां पर इसकी मदद से सर्वेलेंस करने की प्लानिंग की गई थी। इसी वजह से रुस्तम-1 ड्रोन की डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट को किया जा रहा था, पर इसी दौरान ये सीआरपीएफ की जगदलपुर बेस स्टेशन के करीब क्रैश हो गया है, जो कि नक्सल अफेक्टेड रीजन से बस 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। बताया गया कि क्रैश लैंडिंग करते दौरान हुआ था और लैंडिंग करते वक्त ये आउटर पेरीमीटर वॉल में क्रैश हो गया था। अब इससे पहले भी कुछ दिनों से इसकी टेस्टिंग वगैरह किया जा रहा था, लेकिन उस दौरान कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट डिटेक्ट नहीं किया गया था।
अभी जो क्रैश हुआ था इसकी डिटेल वजह अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल इशू होने के चांसेस काफ़ी कम है, यानी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश नहीं हुआ है। और एडी के ऑफिशियल के मुताबिक ये क्रैश ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, तो इसमें रुस्तम 1 की कोई भी गलती नहीं है। एक और बात ये भी हो सकता है कि कुछ महीने पहले ये बताया गया था कि रुस्तम 1 ड्रोन में ऑटो टेक ओवर, ऑटो लैंडिंग जैसे फैसिलिटी को ऐड किया जा रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर यूएवी में वो सिस्टम मौजूद था या नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है। और वैसे भी यूएवी को ऑपरेट करने में सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट इसका लैंडिंग वाला पार्ट होता है। इस दौरान इनकी क्रैश होने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहती है, खास करके इसी वजह से अभी सभी मॉडर्न यूएवी में ऑटो टेक ओवर लैंडिंग जैसे सिस्टम को ऐड किया जा रहा है। अगला अपडेट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अभी भारत का एक मेजर शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए काफ़ी सारे वॉरशिप्स को बना चुकी है और आगे भी बनाने वाली है। अभी पीटीएम रिपोर्ट के मुताबिक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अपनी एक मॉडर्न शिप बिल्डिंग फैसिलिटी को अभी वेस्ट बंगाल में बनाने का फैसला किया गया है। अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल की टेंडर भी मिल चुकी है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ बताया गया है। अभी इसी वजह से कोचिन शिपयार्ड की तरफ से वेस्ट बंगाल में अपनी एक और शिप बिल्डिंग फैसिलिटी को सेटअप करने का प्लान किया गया है और इसके लिए अभी लगभग 170 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान किया गया है। शिप बिल्डिंग मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि कोचिन शिपयार्ड की तरफ से अभी वेस्ट बंगाल की नजरगुंगे में अभी अपनी नई मॉडर्न फैसिलिटी को इसी साल की जून और जुलाई के अंदर ही ओपन किया जाएगा। यहाँ पर नेवल वेसल के साथ साथ वो रोरो वेसल, रिवर सी कार्गो शिप्स, कंटेनर शिप्स या फिर पैसेंजर वेसल को भी बनाने का प्लान कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी एक नई मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी सेटअप किया गया है, जिसका नाम अभी विज्ञान सागर रखा गया है। अगर इसकी नई फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1,10,000 टन तक की नई शिप्स को बनाया जा सकता है या फिर 1,25,000 टन तक की शिप को रिपेयर किया जा सकेगा। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेकर, और अभी हम पाकिस्तान की पॉपुलर न्यूज़पेपर डॉन में आई कुछ रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक दिन पहले ही डॉन में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान में अभी ह्यूमन राइट का वायलेशन सबसे पीक पर चल रहा है और मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया वही दिखाती है जो पाकिस्तान की सरकार उनको दिखाने के लिए बोल रही है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता और सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो जादू का इस्तेमाल करके उसको गायब कर दिया जाता है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी पाकिस्तान की सरकार को लेटर लिखा गया कि पाकिस्तान में जो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या मीडिया एजेंसी है, उनको पाकिस्तान की तरफ से खुलकर अपना मत रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है और उनको डराया जा रहा है या फिर धमकाया जा रहा है, और ज़्यादा परेशान करे तो टपका दिया जाता है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन से पहले भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से भी ये बताया गया था कि पूरे दुनिया भर में जितने भी देश मौजूद हैं उन सभी में पाकिस्तान जर्नलिस्ट के लिए या फिर जर्नलिज्म के लिए सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में आती है, और ये ज़्यादा नीचे नहीं बल्कि टॉप 5 लिस्ट में आती है। इसके अलावा इंटरनेशनली लगभग 180 कंट्रीज के लिस्ट में पाकिस्तान में फ्री प्रेस का जो रैंकिंग है वो लगभग 145 के आसपास ही है। अगला अपडेट भी पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि 2019 में पाकिस्तान की तरफ से चाइना से लगभग 100 VT4 मेन बैटल टैंक को खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था। पिछले साल सितंबर में यानी कि 2020 के सितंबर में पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया कि उन्होंने अभी ऑफिशियली VT4 मेन बैटल टैंक को अपने सर्विस में शामिल करना शुरू कर दिया है, और अभी पहली बार 5 मार्च को पाकिस्तान की एनुअल मिलिट्री परेड के अवसर पर इनको डिस्प्ले किया जाने वाला है। अभी अगर पाकिस्तान की टैंक फ्लीट की बात करें तो इनमें लगभग 300 के आसपास अल खलील टैंक से, 315 T-80 टैंक से, 500 लोकल मेड अल जरार टैंक से, 400 चाइनीज में टाइप 69 टैंक से और लगभग 268 के आसपास टाइप 85 टैंक मौजूद है। इनमें से VT4 मेन बैटल टैंक पाकिस्तान का अब तक का सबसे लेटेस्ट टैंक है और इसे सबसे पहले 2012 में पब्लिक किया गया था, और इसे अभी चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया और थाईलैंड की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया था और इसकी ऑटो लोडर में लगभग 22 एमुनेशन होते हैं, जिस वजह से 1 मिनट के अंदर रैपिड फायर मोड में लगभग 8 प्रोजेक्टाइल को फायर कर सकता है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। इसमें से 9K119 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जिसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर तक है और ये इंडियन टैंक्स के लिए एक सीरियस खतरा पैदा कर सकता है। सेकेंडरी वेपन के तौर पर इसमें 50 कैलिबर की और 7.62 mm की मशीन गन भी मौजूद है, लेकिन इसमें जो 50 कैलिबर का मशीन गन है वो रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर इसमें बाय डिफॉल्ट स्टील आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऑप्शनली इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को ऐड किया जा सकता है। इसमें एक 1300 HP का इंजन का इस्तेमाल किया गया, जो कि लगभग
इस टैंक को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल करने की क्षमता देता है और एक बार में लगभग 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अब यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत की जो T-90 या अर्जुन टैंक्स है, इनके लिए इतना सीरियस खतरा नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी T-72 टैंक्स के लिए एक मेजर खतरा बन सकता है। और अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो किसी भी टैंक के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये कि अगर चाइना की VT-4 मेन बैटल टैंक के साथ पाकिस्तान की अल खलीद टैंक को कंपेयर करें तो ये दोनों ही लगभग सेम क्लास के टैंक है, यानी कि इनका वजन अप्रोक्सीमेटली सेम है, इनका स्पेसिफिकेशन अप्रोक्सीमेटली सेम है। और देखा जाए तो एक तरीके से VT-4 मेन बैटल टैंक पाकिस्तान के अल खलीद टैंक की एक चाइनीज पेरेंट है। तो पाकिस्तान अपनी अल खलीद टैंक को छोड़ के अभी चाइना से VT-4 मेन बैटल टैंक को क्यों खरीद रहा है? तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।